नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक ताकतवर पोस्ट, और इस पोस्ट के बारे में अगर हम जानें तो राष्ट्रपति से जब हम इस पोस्ट की तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। तो शुरुआत करेंगे आज हम वास्तविक कार्यपालिका से। और वास्तविक कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री अकेला सब कुछ है? नहीं, उसके साथ हम पढ़ते हैं हमेशा मंत्रिपरिषद को। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जिस प्रकार से है उसका ही मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों का प्रधान, मिनिस्टर का प्राइम है वो, ठीक है, इसलिए उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो इसलिए हम इसके अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसके अनुच्छेद आपको गारंटेड याद हो जाने चाहिए, क्योंकि 1% पक्का आएगा। अगर ये याद नहीं हुआ ना तो गड़बड़ है पूरी। इसलिए मैं जो प्रयास करूंगा वो पूरा प्रयास रहेगा कि आपको याद हो जाए। आपका काम इतना है बस कि शांति से बैठ जाइए, कॉपी पेन हाथ में रखिए और लगातार देखते रहिए। ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद, सबसे पहले हम बात करें तो आर्टिकल आता है इसका 74। आर्टिकल 74 ये कहता है, देखिए 74 का मतलब समझ लीजिए पहले। इसका मतलब एक ट्रिक के रूप में ध्यान रखिएगा। 74 यानी चारों तरफ, 74 चौतरफा, ठीक। चौतरफा किसका राज है? प्रधानमंत्री का राज है। इसलिए सबसे पहली बात 74 में यही बात तय की गई, यानी प्रधानमंत्री का प्रावधान किस में है? 74 में। और लिखा क्या गया है संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति की सलाह और परामर्श के लिए, किसकी सलाह और परामर्श के लिए? राष्ट्रपति की सलाह के लिए, या कह सकते हैं उसकी परामर्श के लिए। कौन होगा? उसकी परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगा। कौन होगी? मंत्री परिषद। अब उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये बात इसके अंदर तय की गई। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है आपको कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति के सलाह और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अर्थात 74 में प्रधानमंत्री का प्रावधान है। अब आगे चलकर इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो जोड़ी गई वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और उसी से प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ताकतवर हो जाता है। आगे चलें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री के पद के बारे में ये बात संविधान में लिख दी गई, क्या? कि प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। मतलब अब राष्ट्रपति जो कुछ करेगा वो प्रधानमंत्री से पूछ करके करेगा। ये बात भी किस में लिख दी गई? आर्टिकल 74 में। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है कि परामर्शानुसार ही, परामर्श के अनुसार ही, ठीक, परामर्शानुसार ही कार्य करेगा, ही कार्य करेगा। कौन करेगा? ये तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, कार्यपालिका यानी कानून को क्रियान्वित करने वाली शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये तो सिर्फ इसके कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, ये अनिवार्यता किस पे डाल दी गई? राष्ट्रपति के ऊपर डाल दी गई। तो परामर्शानुसार कार्य करेगा, ही कार्य, ही बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, उसके परामर्शानुसार ही कार्य करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 74। अब प्रश्न उठता है कि आपने ये तो तय कर दिया कि प्रधानमंत्री होगा, ये तो बात पक्की है, लेकिन होने की बात जब आती है तो वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये प्रश्न भी तो दिमाग में स्वतः उठते हैं। तो अगला और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75 में जो पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि लोकसभा जो है ना, उस लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल है, क्या है? बहुमत दल। और उस बहुमत दल का एक क्या होगा? नेता होगा, ये भी पक्की बात है। और जो नेता होगा ना, उस नेता को राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति क्या करेगा? वापस से सुनिए, किसका नेता होना चाहिए वो? लोकसभा का। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उस पार्टी का नेता होना चाहिए। और इस बात को कौन ध्यान देगा? राष्ट्रपति। इस बात को, इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा तभी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। उसे क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बात तो तय हो गई कि प्रधानमंत्री कहाँ से आएगा,
क्लियर बात समझ में आ गई कि भाई लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उस पार्टी का नेता, और उस नेता को राष्ट्रपति क्या बना देगा, प्रधानमंत्री। ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी उस आदमी को, वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब मंत्री कहां से आएंगे, तो मंत्री के लिए फिर वो बात आ गई क्या कि प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार काम करेगा। तो यहां बात तय क्या हुई कि प्रधानमंत्री जो है वो परामर्श देगा राष्ट्रपति को, किसकी, मंत्री की। तो यहां बात क्या हुई कि प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार ही, ठीक है, इसके क्या, परामर्श के अनुसार, प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार क्या होगा, किसकी नियुक्ति होगी, परामर्शानुसार नियुक्ति होगी मंत्रियों की। ठीक है, तो इस प्रकार से किसकी नियुक्ति हुई, मंत्रियों की भी नियुक्ति हो गई। ये भी क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो आर्टिकल 75(1) भी आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो मंत्री और प्रधानमंत्री वो आएंगे कहां से, ये बात किस में लिखी गई है, 75(1) में। अब प्रश्न उठता है कि वो आ गए, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि भाई वो आ भी गए। आने के बाद अगली जो बात आती है कि जब वो लोग आ गए तो वो करेंगे क्या, किसके प्रति उत्तरदायी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हमारे माता पिता के प्रति उत्तरदायी हैं, हमारे जो जिसने जन्म दिया उसके प्रति उत्तरदायी हैं, या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी के प्रति क्या है, वो उत्तरदायी है। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ रही है। और उसका जो मुखिया आपको नियुक्त कर रहा है, कंपनी का जो मुखिया नियुक्त कर रहा है, उसके प्रति प्रमुख रूप से आप उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ गई कि 75(1) के तहत जो बात हमने कही कि जो ये लोग मंत्री और प्रधानमंत्री मंत्री जो आएंगे वो उत्तरदायी होंगे दो के प्रति। पहला तो कौन है, राष्ट्रपति, क्योंकि इसने बनाया है उनको, और दूसरा कौन है, लोकसभा, क्योंकि इसने क्या दिया है उनको, बहुमत। तो ये दोनों जो है उन दोनों के प्रति वो उत्तरदायी होंगे। तो अगले दो आर्टिकल इसी से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 75(2) और 75(3). इन दोनों में यही प्रावधान है। क्या, दो में तो क्या है कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक, और 3 जो है इसके प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी। और 3 में ये कहता है कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। कौन होंगे, जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्री हैं, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये भी तय हो गया कि उनको किसने बनाया, तो जिन लोगों ने बनाया उनके प्रति उत्तरदायी हो गए, क्या बड़ी बात हो गई। क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगली बात आती है कि जब वो क्लियरली नियुक्त होकर के आ गए, नियुक्त होकर के आए। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, नियुक्ति इनकी होती क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो होती है नियुक्ति, इनका कोई निर्वाचन नहीं होता है, इनका कोई मनोनयन नहीं होता है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, क्या कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की होती क्या है, नियुक्ति, क्योंकि इनको कोई वोटिंग नहीं हुई, इनका मन से भी राष्ट्रपति नहीं बना सकता, क्योंकि क्राइटेरिया तो है, ये तो पूरा करना पड़ेगा। तो मन से भी नहीं बना सकता और वोटिंग भी नहीं हुई, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। हो गई नियुक्ति, नियुक्ति होने के बाद उत्तरदायित्व भी हो गया। उत्तरदायित्व के बाद अब बात है कि जब आप सीट पे बैठने वाले हैं तो कम से कम शपथ तो लोगे। तो 4 के अंदर 75(4) जो है, ठीक, उसमें क्या कहा गया है, शपथ के बारे में कहा गया है। शपथ कौन दिलाएगा, निश्चित रूप से राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न ये उठता है कि शपथ किसकी लेगा, तो 2 शपथ लेंगे, एक पद की और एक गोपनीयता की। दोनों शपथ ये लेंगे, पद और गोपनीयता। ठीक, इन दोनों की क्या ली जाएगी, शपथ ली जाएगी। तो यहां तक की बात भी हमारे सामने समझ में आ रही है कि 75(2), 75(3), 75(4), कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 75 और 5। 75(5) में क्या है, ध्यान से सुनना, बड़े महत्वपूर्ण है। 75(5) के अंदर है योग्यता, किसकी, कि जो मंत्री और प्रधानमंत्री बनने जा रहा है ना, उसमें और क्या योग्यता होनी चाहिए। एक बात बताइए मुझे कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा ना, ठीक, इसका मतलब लोकसभा के अंदर उनको कोई बूझने वाला होना चाहिए। तो यहाँ यही बात, इसी का एक दूसरा रूप हमारे सामने आता है, वो ये कि जो कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उस व्यक्ति को संसद का सदस्य होना ही पड़ेगा। संसद का क्या बनना पड़ेगा, उसे सदस्य बनना पड़ेगा। अच्छा, संसद सदस्य नहीं हो और फिर उसको मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर 6 माह के भीतर, कितने दिन के भीतर, 6 माह के भीतर क्या बनना पड़ेगा, उसे सदस्य बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। अगर वो 6 माह में नहीं बन पाता है
तो निश्चित रूप से उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो। वो अगर संसद सदस्य, संसद का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर वो नहीं बन पाता है तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सदस्य बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरह से। अब अगली बात आती है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि ये तो क्या थे हमारे अनुच्छेद, ठीक, किसके, प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब प्रश्न एक दिमाग में उठता है कि ठीक है साहब, आपने प्रधानमंत्री बना लिया, मंत्री बना लिए, उनको सारा काम दे दिया, अब ये प्रश्न है कि इनको हटा भी सकते हैं क्या, हटा सकते हैं तो कैसे हटा सकते हैं। तो ये देखिए, हटाने की जब बात आती है तो फिर हमें उसी मूल बात पे जाना पड़ेगा। इनको बनाया किसने, राष्ट्रपति ने और लोकसभा ने। तो इसमें लोकसभा में तो बहुमत आया तभी तो राष्ट्रपति ने बनाया, तो इसका मतलब बहुमत कहाँ होना चाहिए, लोकसभा में। मतलब लोकसभा को विश्वास है कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मंत्री बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोकसभा के विश्वास के ऊपर ये लोग टिके हुए हैं, विश्वास बड़ी चीज थी इसमें। अब अगर वो विश्वास टूट जाए और अविश्वास पैदा हो जाए, ठीक, तो हटाया कब जाता है, जब लोकसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, लोकसभा में क्या हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पारित हो जाए, और उस प्रस्ताव के पारित होते ही, जैसे ही वो पारित होगा, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री समेत सब गए काम से, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद बर्खास्त। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, ठीक, क्या कि ये कोई जरूरी नहीं कि पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास आए। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास हो गया तो पूरे मंत्री जाएंगे, एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। जेनिंग ने बात कही थी प्रधानमंत्री के इस प्रोसेस के ऊपर कि एक साथ तैरेंगे और एक साथ ही डूबेंगे। अगर चलेंगे तो सारे एक साथ चलेंगे, अगर एक के प्रति भी अविश्वास हो गया तो सब के सब गए, कोई नहीं रुकने वाला फिर। ठीक है, सबके प्रति क्या मान लिया जाता है, अविश्वास मान लिया जाता है। ये बात यहाँ पर तय हो गई। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। अब चलते हैं अपन आगे, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट अपने सामने आता है कि मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत है कि ये मान लीजिए क्या है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, उस कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोग करने के लिए एक मिनिस्टर और हो गया, और वो हो गया स्टेट मिनिस्टर, हो गया। अब उस स्टेट मिनिस्टर का भी सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति और आ गया, और उस व्यक्ति को कह दिया आपने उपमंत्री। क्या कह दिया, उपमंत्री। इसके अलावा भी कुछ सहयोगी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तीन तो प्रमुखता होते ही हैं हर विभाग में, लगभग पाए जाते हैं। अच्छा, कई विभागों में ऐसा भी होता है क्या कि कैबिनेट मिनिस्टर होता ही नहीं है, और ये जो स्टेट मिनिस्टर होता है ना, इसको ही दे दिया जाता है कि भाई तू ही रख स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना, तेरे को स्वतंत्र दे दिया भार, तो उसे कहते हैं स्टेट मिनिस्टर, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कह दिया जाता है। तो वहां पर वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तब ऐसा हो जाता है। अब बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर ये सारे के सारे लोग, ठीक, एक साथ, ये एक विभाग हुआ, ये तो एक विभाग ही है ना, उस विभाग में तो ये तीन मंत्री हैं, इसी प्रकार से और भी तो विभाग है, एक विभाग ही थोड़ी है, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, गृह विभाग, सारे विभाग है। तो वो सारे विभागों के सारे मंत्री, वापस सुनना, सारे विभाग और उनके सारे मंत्री अगर एक जगह आकर के बैठ जाए तो ये तो क्या हो गई, सारे विभाग। ध्यान से सुनना, सारे तो क्या होंगे, विभाग, और उनमें क्या, सारे मंत्री, मंत्री भी टोटल होंगे, ठीक है, मंत्री भी क्या होंगे, सारे मंत्री आ गए, सारे विभागों में सारे मंत्री। तो ये क्या है, मंत्री परिषद। क्या हुई ये, मंत्री परिषद हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें सारे आ गए, टोटल आ गए। देखिए, परिषद शब्द ही इस बात को प्रमाणित करता है, परिषद बड़ी, सब आ गए, टोटल मंत्री आ गए, चाहे किसी भी विभाग का होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, उस कैबिनेट मिनिस्टर को उठा लो आप, हर विभाग में से क्या ले लो, कैबिनेट मिनिस्टर ले लो, और उस कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के यहां रख लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्रत्येक विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्रत्येक विभाग, और उसका क्या हो, कैबिनेट मिनिस्टर, तो इन लोगों को क्या कहते हैं, प्रत्येक विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर एक जगह जाकर के बैठ गए ना, तो इनको बोलते हैं मंत्रिमंडल।
तो इस प्रकार से ये चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और मंत्रिपरिषद में टोटल मंत्री समाहित हो जाते हैं। अब कल का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेके आऊंगा सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। जितने प्रधानमंत्री हैं ना, उन सभी प्रधानमंत्रियों जो हैं उनका अलग अलग किस प्रकार का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा, जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के कार्य में बताऊंगा आपको, और जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।